A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 3rd for the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. So in today's lecture we are going to discuss some questions on atomic and ionic radius, the concept of ionization, enthalpy and energy, and the trends in the periodic table. So in the previous lecture we have already discussed about the atomic and ionic radius. I hope you all have studied. So clear the concept and just whatever I am teaching, just write in your copies. So take your copy and pen and then start studying. So students, you already know that atomic radius जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इट इंक्रीजेस एंड पीरियड में लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो हमेशा एटॉमिक रेडियस ये साइज जो है वो हमेशा घटता है. क्यों होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया है. इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. So let us do some questions regarding atomic radius. So our first question is, why the size of neon is greater than fluorine? Neon का जो size होता है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है, क्यों? So students, अगर कुछ भी periodic table से connected कोई भी question आएगा, so your first step should be कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है वो आप लिखो. सो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 10 है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 28 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन विल बी 27. सो नियॉन बिलोंग्स टू नोबल गैस और इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को बिलोंग करता है, और फ्लोरीन जो है वो हैलोजन को बिलोंग करता है. सो वाई नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है? अब आप ध्यान से देखो, नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बिकॉज नोबल गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, दे आर वेरी स्टेबल. बट इन केस ऑफ फ्लोरीन यू कैन सी ऑक्टेट पूरा नहीं है. सो साइज ऑफ नियॉन इज बिगर बिकॉज आउटर शेल ऑफ नियॉन इज कंप्लीट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आउटर शेल जो है, बाहरी कक्ष जो है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट. As a result, the effect of nuclear pull over valence shell electron cannot be seen. इसका outermost shell के electrons already भरे हैं, octet अष्टक already पूरा है, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिकीय खिंचाव का प्रभाव नहीं देखा जा सकता. तो यू कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो ऑलरेडी स्टेबिलिटी को अटेन कर चुका है नियॉन. दैट्स वाई इट्स साइज इज़ वेरी बिग. क्यों? क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर पुल, जैसे कि आपने पढ़ा था, न्यूक्लियस जो है वो उसको जो पुल करता है, दैट इज़ नॉट सीन ओवर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. So students, let us move on for the next question. Question number 2. Why size of sodium is greater than magnesium? सोडियम का साइज जो है वो मैग्नीशियम के साइज से क्यों बड़ा होता है? यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर. तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282. सो आपको पता है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो जस्ट आप कह सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, ठीक है, मीन्स सेम पीरियड में है लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स के हैं. सो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर सक्सेसिवली बढ़ता है, आपने पढ़ा है पीरियड में, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो सक्सेसिवली बढ़ती है. नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज क्यों होता है? मैंने ऑलरेडी बताया है कि न्यूक्लियस पे चार्ज तभी होगा, वो प्रोटॉन्स की वजह से होगा. जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या में सक्सेसिव बढ़ रहा है, एक एक करके उसकी संख्या बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है. तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है, अब आप खुद समझो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस पे, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ेगा. क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो होगा क्या? आप ध्यान से सोचो, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे बढ़ रहा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है न्यूक्लियस और बाह्यतम कक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो और ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो घट जाएगा. क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा साइज उतना कम होगा, एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा.
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जितने दूर होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जितने पास होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना जो है ज़्यादा होगा और जो है साइज जो है वो छोटा हो जाएगा. सो सोडियम हैज़ बिगर साइज एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. सो सोडियम विल हैव द बिगर एटॉमिक साइज देन मैग्नीशियम. जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है परमाणु चार्ज भी बढ़ता है, तो नाभिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु का आकार जो है वो घट जाता है. तो सोडियम में मैग्नीशियम से बड़ा परमाणु आकार है. So let us discuss the last question, question number 3. Consider the following species: nitride, oxide, fluoride, sodium ion, magnesium ion and aluminium ion. So first thing is that what is common in them, and second, arrange in order of increasing ionic radii. So whenever ionic radii का नाम जब भी आएगा तो हमेशा याद रखना आयंस के लिए बात होगा. आयंस मतलब या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, और जहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात आएगी वहाँ पे न्यूट्रल एटम होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें कॉमन क्या है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल कि आपको ये देखना होगा कि जितने भी आयंस दिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हैं. कहीं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है एंड यू ऑलरेडी नो एटॉमिक नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो 7 है और 3 माइनस चार्ज है, यानी कि 7 में 3 आप जोड़ोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएगा नाइट्राइड आयन पे. तो नाइट्राइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसी तरीके से ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 माइनस है, आप उसमें जोड़ दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सिमिलरली सब में आप कैलकुलेट करोगे तो सारे आयंस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स क्या इनमें कॉमन है? दे ऑल आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है कि आयनिक रेडियाई के इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो आप ऑलरेडी जानते हो कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है और 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो दैट मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है या रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. ओके, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस शेल. ठीक है, जैसे जैसे नेगेटिव आयन में नेगेटिव संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि हो रही है. यहाँ पे नाइट्राइड में 3 की वृद्धि हुई इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ ने 1 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल है वो आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कंपेयर ज़्यादा हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. क्लियर? और जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज आप देखो, पॉजिटिव मतलब क्या है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, यानी सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, डोनेट किया, मैग्नीशियम ने 2 और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी हुई है. इन केस ऑफ कैटायंस में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ेगा. इसकी वजह से साइज जो है कैटायन की छोटी होती जाएगी. तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटम. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स विद इन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. So you can see here aluminium 3 plus will be the smallest, then magnesium, then sodium, then fluoride, then oxide and then nitride. हमेशा याद रखना जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो साइज में उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो साइज में उतना ज़्यादा छोटा होगा. तो इस बात को हमेशा ध्यान देना. और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ बताया है कि नाइट्राइड आयन हैज़ लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई बिकॉज एज नेगेटिव चार्ज, आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. सो एज इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. ओके, देयरफॉर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण बल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाएगा
एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीजेस, और जो आकर्षण बल है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। सो आयनिक रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। So let us start the second property. First property, the atomic radius and ionic radius, you have already discussed in detail. So the second one is ionization enthalpy or ionization energy, ionic ऊर्जा या ionic enthalpy. So it is very easy. मैंने इसको 10th में भी आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी था इसको. But let us see. The first we will see the definition. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. ध्यान से आप देखो यहाँ पे ये एटम का स्ट्रक्चर दिया है. You can see here at the center of the atom, कोर जो होता है एटम का वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. That is positively charged, okay, due to the presence of neutron and proton. And electrons हमेशा सर्कुलर पाथ में शेल्स में घूमते हैं. That is the their orbits. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं हो सकते. वो हमेशा इस पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं और जब उनको एनर्जी दी जाए तो ये अपने पाथ को छोड़ भी सकते हैं. ओके, वो अपने पाथ को छोड़ भी सकते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एटम. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी आप ऐसे समझो, आयनिक ऊर्जा, कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह मिनिमम ऊर्जा जो हमें लग रही है कि किसी भी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, द अमाउंट ऑफ द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम से, पृथक किए हुए गैसीय एटम से उसके आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन्स कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. ध्यान से अब देखो, X जो है कोई भी एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, उसके आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया. तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी आपने खर्च की है, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल इनवर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा आई एच. H इज एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज मीन्स, आप थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ोगे, एंथैल्पी को आप ऐसे समझो, एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. कितना पर्टिकुलर किसी सिस्टम के पास कितना हीट है, कंटेंट ऑफ हीट है, वो कहलाता है एंथैल्पी. सो आपने पढ़ लिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालने के लिए खर्च की जाती है. सो दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो अगर आउटर मोस्ट शेल में, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो अगर आउटर मोस्ट शेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, जो कि आप यहाँ देखो, आउटर मोस्ट शेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला एनर्जी देकर, तो दैट विल बी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. वो हो जाएगी प्रथम आयनन ऊर्जा. सेकेंड क्या होगी इस पर्टिकुलर, अब आप खुद सोचो, एक न्यूट्रल एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो वो कैटायन में कन्वर्ट होगा. अब इस कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालना है आपको, ओके, क्योंकि इसके पास अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हैं. तो अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, सो X विल हैव X+2 चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे स्टेप में ये. सो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा मिनिमम अमाउंट ऑफ आपने एनर्जी दिया है, दैट विल बी रिगार्डेड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनन ऊर्जा. फिर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दोगे कि वो निकल जाए, X2 प्लस गैशियस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप और निकालोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू +3 आयन, और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, दैट इज रिगार्डेड एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने मिनिमम दिया, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी, लगाई मिनिमम एनर्जी, दैट विल बी रिगार्डेड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी.
और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी दैट विल बी द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। यहाँ पे येलो से आप देखो बॉक्स में मैंने इंडिकेट किया है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड एज कम्पेयर टू वन। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा थर्ड की होती है, देन सेकेंड की होती है और देन वन की होती है। क्यों होती है अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको बिल्कुल आप रिलेट करो एटॉमिक रेडियस से। लिथियम और सोडियम का पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था। ध्यान से देखो आप कि लिथियम के केस में सिर्फ 2 शेल इन्वॉल्व थे, ओके, और न्यूक्लियस जो कि सेंटर है एटम का और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी थी दैट वाज एटॉमिक रेडियस, इट वाज वेरी लेस, वो कम थी एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम में टोटल कितने शेल्स इन्वॉल्व है? 3, के, एल और एम। So the distance from the center of the nucleus and the outermost shell के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि लिथियम जो है साइज में छोटा होगा क्योंकि रेडियस जो है वो छोटा है। अब आप ध्यान से देखो कोई भी एटम जितना छोटा होगा यानी कि न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो आकर्षण बल होगा, वो उतना ज़्यादा होगा। और ये डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स 2 डिफरेंट चार्जेस पे एक्ट करता है। अगर 2 डिफरेंट चार्जेस जितने पास होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, लेकिन 2 डिससिमिलर चार्ज, असमान चार्ज जो है वो जितना दूर होता जाएगा एक दूसरे से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस एटम में आप एनर्जी ज़्यादा दोगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालो। तो जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा, साइज़ में जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा, उनके न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस के साथ बढ़ता जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाएगा क्योंकि डिससिमिलर चार्ज जितने ज़्यादा दूर होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा और हमें थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे तो वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम will be more as compared to sodium because size of lithium is small as compared to sodium and the force of attraction between nucleus and valence shell electron decreases as the atomic radius increases। तो मैंने यहाँ पिंक बॉक्स में भी लिखा है, आप देख लो। as atomic radius increases the force of attraction between nucleus and valence shell electrons decreases, okay, hence less energy will be required to remove the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साइज में जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकें। एटम साइज में जितना ज़्यादा बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे कि वो उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से निकल जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी आपको पढ़ना है कि क्यों आयनिक एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो थर्ड सबसे ज़्यादा होती है, क्यों सेकेंड होती है और क्यों फर्स्ट में सबसे कम होती है। तो पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमको एनर्जी देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सके। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। आयनन ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है। The second ionization energy will be higher than the first ionization energy because it is more difficult to remove an electron from a cation than from a neutral atom. Okay, it is very simple. Cation में से electrons को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है as compared to neutral atom. Why?
क्योंकि आपको पता है कि कैटायन जो है वो साइज़ में छोटा होता जाता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयन पे, उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, उनका साइज़ उतना छोटा हो जाएगा, और साइज़ जितना छोटा हो जाएगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो कैटायन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, +1 में आप देखो, तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा है। उस केस में आप थर्ड में देखो तो ऑलरेडी कैटायन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को आप इसी तरीके से समझो, साइज जितना ज़्यादा एटम का छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उतना मुश्किल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। एंड द सेकेंड फैक्टर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रतिकर्षण बल लगता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पे। सो यहाँ पे आप देख लो, मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के बारे में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे दिखा रहा है, आप देखो, आप राइट से लेफ्ट की तरफ एरो दिखा रहे हो, यानी कि पीरियड में राइट से लेफ्ट जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, लेकिन अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर हम मूव होंगे इस तरह से तो एटॉमिक साइज जो है वो हमेशा कम होगा। ओके, देन ग्रुप में आप टॉप से बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज होता है। सो लेट अस सी द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, जस्ट सी द ब्लू एरो, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और जब हम ग्रुप में नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो बढ़ेगा। अब इसका रिवर्स कर लो कि ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आपने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रहा है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव ऑन होते हो तो एटॉमिक साइज कम होता है। तो मैंने बताया जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज। तो जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, लेकिन ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। सो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन रिगार्डिंग ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेडियस बढ़ता है। तो रेडियस जब बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो घटेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा कम होगा तो जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो ग्रुप में जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो होगा क्या, साइज बढ़ने की वजह से हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सको। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है जो आउटरमोस्ट शेल के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम आपने एनर्जी दी है, दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
While moving down in a group, the atomic number increases and the number of shells also increases. Outermost electrons are far away from the nucleus and that can be removed easily. जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा कम होगा और हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से निकल जाए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. Second factor is the decrease in the ionization energy as we move down towards the group is the shielding effect due to an increasing number of shells. Shielding effect को भी बस आप इतना समझो कि किसी भी एक एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में वो एक दूसरे को शील्ड करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ना लगे. बहुत ज़्यादा अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में जंप कर जाएं. तो इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए शील्डिंग इफ़ेक्ट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स से बचने के लिए. ओके, न्यूक्लियस जो पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिवली चार्ज को, पॉजिटिव जो नेगेटिव को पुल करता है, उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी कभी शील्ड का एक पर्दे की तरह काम करने लगते हैं. सो द सेकेंड फैक्टर इज द शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स. तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन का काम करेंगे, शील्ड का काम करेंगे कि वो न्यूक्लियर पुल से बच सकें. तो इस शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप डिटेल में न्यूमेरिकल्स भी हैं उसमें हम और डिस्कस करेंगे. अभी आप बस ये दो फैक्टर्स को आप ध्यान से समझ लीजिएगा. सो लेट अस सी द लास्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस ऑफ पीरियड. लेफ्ट से राइट आप जब पीरियड में जाओगे तब क्या होगा आपको पता है. लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटम का जो साइज है वो घटता है. एटम का साइज छोटा होता है तो एटम का अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. साइज जितना ज़्यादा छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो हम जो है उतनी ज़्यादा जो है हमको एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, the ionization energy of element increases. This is due to the decrease in the size of atom across a period. Period में जब आप left से right जाते हो तो size छोटा होता है. The valence electron get closer to the nucleus of an atom as we move from left to right. पता ही है आपको जैसे जैसे size छोटा होगा तो valence electron और nucleus के बीच की दूरी कम हो जाएगी due to increased nuclear charge. Okay? The force of attraction between the nucleus and the electrons increases. तो जो force of attraction है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ जाएगा, इसलिए more energy is required to remove an electron from the valence shell. अगर force of attraction न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रिमूव करनी, उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. जो भी मैंने आपको बताया है उसको सीक्वेंस में आप अपने कॉपी में लिखते जाइए. वट एवर कन्फ्यूजन्स यू आर हैविंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट वेरी इन अ वेरी डिटेल मैनर. और सो जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.